हेलो एवरीवन, जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं वरुण सक्सेना आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा पेपर अभी यूपीएससी का 25 मई को है, जैसा कि हम सब जानते ही हैं। यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो पीवाईक्यूज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन कैरी करता है। यूपीएससी पीवाईक्यूज़ से बहुत सारे टॉपिक्स या क्वेश्चंस रिपीट करने के चांस बढ़ाता है। हमें लगता है कि यूपीएससी क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता, बट एक चीज़ जो यूपीएससी की है वो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस जितने भी हमारे पीवाईक्यूज़ हैं वो क्वेश्चन रिपीट हो या ना हो, बट उस केस में जो टॉपिक्स होते हैं वो टॉपिक्स उसके बहुत रिपीट होते हैं। तो पीवाईक्यूज़ को इस ग्राउंड पर सॉल्व करना है कि हमें वो क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो टॉपिक्स उन पीवाईक्यूज़ में टच किए गए हैं वो टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यूपीएससी के सीएसई एग्ज़ाम जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है, या यूपीएससी का जो सीडीएस का एग्ज़ाम होगा, या यूपीएससी का जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम होगा, इन सारे एग्ज़ाम्स में जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं, इन पीवाईक्यूज़ के टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वाइल यू आर सॉल्विंग द पीवाईक्यूज़, तो इन टॉपिक्स को जॉट डाउन करते जाइए और इन टॉपिक्स पर थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसिस दीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने का चांस जो होगा वो कंपेटिवली ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी का सेक्शन लेके आया हूँ और यूपीएससी सीएसई के जो ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज़ हैं हम उनको आज यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेजरली क्या करना है, आपको मेरे साथ रहना है। ठीक है, हमको क्वेश्चन साइड बाय साइड सॉल्व करना है। अगर किसी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताइए कि भाई हाँ इसमें ये डाउट है सर, इसका एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको देता जाऊँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो क्वेश्चंस में टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को टच पे रखना है और इन टॉपिक्स को ज़्यादा एम्फेसिस से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अच्छा, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो हम इसमें एलिमिनेशन मेथड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया हो और उसके जो 4 ऑप्शंस दिए हों आपको चारों ऑप्शन पता हों। तो जब चारों ऑप्शन नहीं भी पता है उस केस में भी हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लें, ये एक मेजर हम यहाँ पीवाईक्यूज में सॉल्व करने का सीखेंगे। ठीक है, एक और चीज़ है, जैसे आपको पता ही है कि यूपीएससी के क्वेश्चंस जो होते हैं वो करंट ओरिएंटेड भी होते हैं और करंट के साथ साथ कन्वेंशनल पार्ट भी होता है। तो कुछ सेक्शंस के पॉइंट्स आपको करंट ओरिएंटेड मिल जाएंगे जो करंट न्यूज़ में रहे हैं, कुछ सेक्शंस के पॉइंट आपको कन्वेंशनल बुक से मिलेंगे, जिसके लिए सबसे प्रेफरेबल बुक एनसीईआरटी है। तो ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़ को थॉरोली पढ़ना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपको वो एनसीईआरटी की भी एक सीरीज़ चाहिए हो तो मैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी भी कवर कराता हूँ आपको। इन टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो करंट ओरिएंटेड ही होंगे, जो डायरेक्टली करंट में न्यूज़ में रहे होंगे, वो करंट न्यूज़ में आ गए होंगे, तो उसके लिए घबराना नहीं है कि सर ये टॉपिक तो हमने सुना ही नहीं है, इस टॉपिक के बारे में हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो मेजरली क्या करना है, जो ऐसे टॉपिक्स हैं उनको करंट ओरिएंटेड होकर ही पढ़ना है। तो वाइल यू आर बेसिकली वी कैन से कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या इस बार का अगर 25 तारीख का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो उस केस में आपको करंट को ही प्रॉपरली फॉलो करना है। ठीक है, करंट के बिना काम नहीं चलेगा यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए तो हम शुरू करते हैं। मेजरली हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू द ओशन मीन टेम्परेचर। अब देखिए, हमने अभी तक तो जीएमटी के बारे में सुना होगा, हमने ग्रीनविच मेरिडियन टाइमलाइन देखी। ओशन मीन टेम्परेचर, एनसीईआरटीज़ में ओशन मीन टेम्परेचर का एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, तो ओशन मीन टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। याद ये भी रखना है, यूपीएससी में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। वहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हम या नॉट करेक्ट, हम इसको थोड़ा सा ओवरलुक कर जाते हैं। तो while you are solving the question in the final exam in the examination hall और while you are solving the PYQs, इस चीज़ को स्पेसिफिकली याद रखना है कि करेक्ट पूछा गया है कि या नॉट करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, हमारा पहला स्टेटमेंट है OMT, ओशन मीन टेम्परेचर is measured up to the depth of 26 degree isotherm which is 129 meters in the southwest Indian Ocean during January and March। ठीक है, जनवरी और मार्च में जो ओशन मीन टेम्परेचर है उसकी 26 डिग्री आइसोथर्म जो होती है वो 129 मीटर्स पे है। पहला स्टेटमेंट।
दूसरा, OMT collected during the January March can be used in assessing whether the amount of rainfall in monsoon which will be less or more than a certain long term means. ठीक है, अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? तो पहली चीज, अगर आपको ये नहीं पता है तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल पोर्शन है कि जो आइसोथर्म होगी साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में होगी, जनवरी मार्च में होगी, वो 129 मीटर्स पर नहीं होगी। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि ये आपकी 129 मीटर्स पर आपको नहीं मिलती, ये आपके लिए फैक्चुअल पोर्शन है। ठीक है, दूसरा, हाँ ये ठीक बात है कि OMT जो होती है वो जनवरी फरवरी मार्च में, जो जनवरी और मार्च में है, ये बेसिकली मॉनसून की अमाउंट ऑफ रेनफॉल को डिफाइन करती है। तो इस बेसिस पर हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो रॉन्ग हो गया है, स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। तो सही आंसर क्या मिलेगा हमें? बी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते जाइए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हमारा सेक्शन हो गया था। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए, अभी हमने बात की थी कि हमारा जो OMT होता है वो 26 डिग्री आइसोथर्म जो डेप्थ है वो साउथ वेस्ट ओशन में 59 मीटर्स होता है, 129 मीटर्स नहीं होता है। तो अब क्या करना है, अगर आप 25 ऑफ मई का पेपर दे रहे हैं इस बार का, या नेक्स्ट ईयर का पेपर दे रहे हैं, तो ओशन मीन टेम्परेचर के बारे में आपको थोड़ा सा स्पेसिफिकली पढ़ना है, क्योंकि UPSC सवाल पूछ चुका है। तो चांसेस हैं कि ये सवाल तो रिपीट नहीं होगा, बट ओशन मीन टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन हमारा यहाँ तक था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। हमारा दूसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, पहला, जेट स्ट्रीम्स अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। ठीक है, जेट स्ट्रीम्स कहाँ मिल रही हैं? सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिल रही हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा ये है। ठीक है, द सेकेंड स्टेटमेंट इज ओनली सम साइक्लोन डेवलप्स एन आई। ठीक है, द थर्ड स्टेटमेंट इज द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेस देन दैट ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए 1, 2, 3 में कौन से स्टेटमेंट हैं जो हमारा स्टेटमेंट ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट का बताइए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सा स्टेटमेंट ठीक होगा। चलिए देखते हैं एक बार। अगर हम जेट स्ट्रीम्स की बात करते हैं तो हमने ज्योग्राफी में देखा है कि जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं वो एक परमानेंट विंड स्ट्रीम्स हैं जो सरफेस से 30 किलोमीटर से 40 किलोमीटर की हाइट पर रन होती हैं। ये चीज़ भी हमने पढ़ी है कि जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं होती, वो आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में भी होती हैं। डायरेक्शंस भी हमने देखी थी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये वेस्ट से ईस्ट चलेंगी और सदर्न हेमिस्फीयर में ये ईस्ट से वेस्ट चलेंगी। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्शन ऐसा होगा, यहाँ डायरेक्शन ऐसा होगा। मतलब अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें तो जेट स्ट्रीम्स सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं होती, ये सदर्न हेमिस्फीयर में भी होती है। मतलब हमारा स्टेटमेंट 1 क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब अगर स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो गया तो एलिमिनेशन से देखें तो हमारा A और D तो नहीं होगा। ठीक है, अब अगर B और C में बात की जाए तो 2 तो हमारा ठीक है। ठीक है, अब आप सर बोलोगे कि सर हर साइक्लोन्स में क्या होता है? आई डेवलप होती है। तो बच्चों अभी तो हमने एलिमिनेशन से कर लिया, बट एक चीज़ ये भी समझनी है कि हर साइक्लोन्स में आई डेवलप नहीं होती। जो साइक्लोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, जहाँ पर जो आई है सेंटर ऑफ द साइक्लोन है उसकी इंटेंसिटी हाई होती है, वहाँ आई डेवलप होगी। जो माइन्यूट या लो लेवल साइक्लोन्स होते हैं वहाँ आई फुल्ली डेवलप नहीं होती। ये हमें पता होना चाहिए, लेकिन अगर हमें ये नहीं भी पता है तो स्टेटमेंट 1 के एलिमिनेशन से हमारे पास B और C बचता है, तो 2 तो हमारा करेक्ट होना ही है। अब बात आई हमारी थर्ड पे कि हमारा थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है। तो द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेस देन दैट ऑफ द सराउंडिंग। अब बताओ कि भाई जो सेंटर है इसका जो हमारा टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस लेस होगा। बात फिर से वही आई कि 10 डिग्री हो भी सकता है, 10 डिग्री से ज़्यादा भी हो सकता है, 10 डिग्री से कम भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा। तो अगर हम पर्टिकुलरली एकदम प्रिसाइजली बात कर लें 10 डिग्री, तो 10 डिग्री जो है वो सही आंसर नहीं होगा। मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा जो क्या होगा? गलत हो जाएगा।
तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या बनेगा हमारा? सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या बनेगा? सी। ये याद रखना है वाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन द फाइनल एग्जाम ऑल्सो। जब भी आप मॉक दे रहे हो तो एक नॉर्मल सी चीज़ लिख के चलिएगा कि एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स जितने होते हैं उनको एक बार कंसिडरेशन में ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द चांस, अगेन ये बहुत एकदम 100% ट्रुथ नहीं है, बट हाँ मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो आपके एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स होते हैं वो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? गलत होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है हमको। चलिए हम अपना अगला सवाल देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर? ऐसा क्यों है कि मेजॉरिटी ऑफ द केस में, या हम जो भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस होती है हम उस एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को लाइट ईयर में मेजर करते हैं? ऐसा क्यों है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है, डिस्टेंस अमंग द स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज। जो स्टेलर बॉडीज हैं उनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होती। तो ऑप्शन बी इज ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डज नॉट चेंज। ग्रेविटी स्टेलर बॉडीज की चेंज नहीं होती। ऑप्शन सी है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट एक हमेशा सीधी रेखा में चलती है। ऑप्शन डी है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या है? सेम है। तो अब इसका सही आंसर क्या होगा? अगेन बात करते हैं। अब देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस हम लाइट ईयर में मेजर कर रहे हैं। पहली चीज, स्टेलर बॉडीज की डिस्टेंस चेंज नहीं होती। क्या ये ऑप्शन हो सकता है? भाई पहले तो ये समझो, क्या स्टेलर बॉडीज की डिस्टेंस चेंज नहीं होती? भाई ये चेंज होती है। आपने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी है। हमने जब बिग बैंग थ्योरी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। व्हेन द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, इसका मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन द स्टेलर बॉडीज है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। मतलब ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी की अगर हम बात करते हैं, द ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डज नॉट चेंज। स्टेलर बॉडीज की ग्रेविटी के चेंज ना होने से डिस्टेंस पर क्या मेजर होगा या क्या चेंजेस आएंगे? भाई ये तो कोई लिंक नहीं हो पा रहा है कि अगर हम बोलेंगे स्टेलर बॉडीज जो हैं उनकी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, सॉरी ग्रेविटी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि उनकी ग्रेविटी चेंज नहीं हो रही है इसीलिए उसके बीच की डिस्टेंस हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं। ये कोई लिंक नहीं है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, अगेन बात फिर से वही है कि अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो वो यूज की जा सकती है, एक रीजन हो सकता है। बट फिर से यूनिवर्स में अगर हमें या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमें यूज करनी है तो लाइट का स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होना सही ऑप्शन हो सकता है, हम इसको कंसिडरेशन में ले सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, ये एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि लाइट की स्पीड, ठीक है, वैक्यूम में क्या मिलेगी? सेम मिलेगी, रिड्यूस नहीं होगी। तो अगर मुझे एक डिस्टेंस मेजर करनी है तो मुझे उस डिस्टेंस मेजर करने के लिए स्पीड में वेरिएशन नहीं चाहिए, कि स्पीड में वेरिएशन होगा तो टाइम में वेरिएशन आ जाएगा, तो डिस्टेंस मेजर करना डिफिकल्ट हो जाएगा। हमने पढ़ा ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें स्पीड क्या चाहिए? कांस्टेंट चाहिए। भाई हमने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर ये स्पीड कांस्टेंट है, जो हमें पता है, जो हमें मेजरमेंट है, तो हम टाइम मेजर करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हम ऐसे ही मेजर करेंगे, और क्योंकि हम इसको ऐसे ही मेजर करेंगे तो ये आंसर क्या बनेगा हमारा? डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आई गेस ये भी क्लियर होगा आपको। देखिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन यूपीएससी के बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको करना क्या है, आपको मेजरली सिर्फ उसको ब्रेक डाउन करके अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमारा। विद रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लैनेट अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, जो पानी, वाटर जो है अर्थ के सरफेस पर है, उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। जो लेक्स में या फिर जो रिवर्स में वाटर है वो ग्राउंड वाटर से ज़्यादा है, पहला स्टेटमेंट। द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर इज मोर देन दैट ऑफ द ग्राउंड वाटर। ठीक है, अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है।
इसमें ना कोई लॉजिक लगना है, ना कुछ लगना है। ये तो हमने ना अपने एनसीईआरटीज़ में पढ़ा है या हमने अपनी रेफरेंस बुक्स में पढ़ा है, जहाँ हमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये तो हमने सीधे अमाउंट ही पढ़ा है। तो इस केस में हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि ये डायरेक्ट है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है, ना लॉजिक लगा सकते हैं हम, क्योंकि जो अमाउंट है वो फैक्चुअल पोर्शन है। ठीक है, और हमारा स्टेटमेंट 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अगर हम इसका थोड़ा सा डेटा देखना चाहें तो ये डेटा वैसे तो बुक्स में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए कि अगर हम टोटल अमाउंट ऑफ वाटर की बात करते हैं तो 97% पानी काय में है? ओशन में। ठीक है, 2% पानी वाटर कहाँ मिलेगा? आइस कैप्स में। 0.68% वाटर कहाँ मिलेगा? ग्राउंड वाटर है। 0.009% लेक्स एंड 0.0001% रिवर्स। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें तो कोई लॉजिक था ही नहीं। ये फैक्ट हमारे बुक्स में अवेलेबल है, हमें ये वहाँ से सॉल्व करना है। देखिए, यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमें लगता है कि यूपीएससी हमेशा ही कुछ आउट ऑफ द बॉक्स पूछेगा। इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी। बहुत सारे यूपीएससी के क्वेश्चंस जो होंगे वो डायरेक्टली हमें ना एनसीईआरटी से मिल जाते हैं। तो वाइल यू आर स्टडिंग द एनसीईआरटी, एक बहुत कीन ओवरव्यू रखना है उसके ऊपर कि हमें उससे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए इस पे अब बात करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड है, मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। पहला बात करते हैं स्टेटमेंट 1 की। मोरिंगा और ड्रम स्टिक इज अ लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री। ठीक है, ये क्या है? एक लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री है। ठीक है, मोरिंगा या ड्रम ट्री। अब ड्रम स्टिक, अब बोलो सर ये तो पता ही नहीं है। वैसे तो ये पता होना चाहिए, लेकिन मान लेते हैं कि हमें नहीं पता है, तो क्वेश्चन यहाँ नहीं छोड़ना है, हमें आगे के स्टेटमेंट पढ़ने हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन स्टेटमेंट हो जो हमें बन जाए और हम एलिमिनेशन से उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, जैसे सेकेंड बात करते हैं, टैमरिंड ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। ठीक है, जो टर्मिन ट्री है वो एंडेमिक कहाँ का है? साउथ एशिया का है। अब देखिए, ये करंट में न्यूज़ में रहा है कि ये जो ट्री है ये साउथ एशिया का एंडेमिक नहीं है। ठीक है, ये अफ्रीका का है। तो स्टेटमेंट 2 मेरा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, अभी मैंने ना आगे के टॉपिक पढ़े ही नहीं है, आगे के स्टेटमेंट पढ़े ही नहीं है, लेकिन जब मैं ऑप्शन देख रहा हूँ तो मुझे एक के बारे में तो पता ही नहीं है कि ठीक है नहीं है, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे 2 के बारे में पता है कि दूसरा स्टेटमेंट मेरा क्या है? रॉन्ग है। और क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग है तो मैं ए और डी को क्या कर सकता हूँ? एलिमिनेट। ठीक है, अब मेरा ए और डी क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब मेरे पास बचा क्या? बी और सी बचा। देखिए 3 और 4 ये तो दिया हुआ है, मतलब 3 और 4 का कंसिडरेशन मुझे नहीं चाहिए है, लेकिन ये 1 और 5 है। अब 1 के बारे में तो मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं, अगर हम मान लेते हैं तो हम फिफ्थ स्टेटमेंट पढ़ें। द सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड द टर्मिन ट्री कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। अब देखिए, ये ना थोड़ा करंट के न्यूज़ में रहा है और हमें ये पता होना चाहिए, ये न्यूज़ में था कि इनके सीड्स जो होते हैं वो क्यों यूज़ होते हैं? बायोफ्यूल्स में यूज़ होते हैं। क्योंकि ये बायोफ्यूल्स में यूज़ होते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि 3, 4 और 5 हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। 2 हमारा रॉन्ग था, तो उस बेसिस पर हमारा एलिमिनेशन मेथड से क्या बना? स्टेटमेंट बी जो है वो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। देख रहे हो आप, ज़्यादा नहीं पता था इसके बारे में, थोड़ा सा ही पता था, बट जो थोड़ा सा पता था हमने उससे भी अपना आंसर निकाल लिया कि ऑप्शन हमारा क्या बन गया? बी बन गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारा। अच्छा, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जो जीनियस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप ये वीडियो के साथ या बाद में चाहें तो इस पीडीएफ को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से बनेंगे, चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि हम पिछले 5 से 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो चांसेस हो सकते हैं कि इनसे क्वेश्चन रिपीट्स भी हो जाएं। चांस रिपीट होने का यूपीएससी में कम है, लेकिन टॉपिक्स के रिपीट होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा थॉरोली ही ट्रांसफर करिएगा। जैसे अभी तक हमने देखा था कि साइक्लोन्स, हर साइक्लोन्स में आई डेवलप होती है, हमें ये पता होगा, लेकिन हमने आज क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये भी समझा कि हर साइक्लोन्स में आई डेवलप नहीं होती।
ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स डेवलप होते हैं उन स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स में आई का डेवलपमेंट होगा। जहाँ पर साइक्लोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं है वहाँ पर सेंटर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएगा और वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट ऑफ आई देखने को नहीं मिलेगा। तो अब इस चीज़ को याद रखना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड विंड। अगर हम ट्रॉपिकल जोन में बात करते हैं, ठीक है, तो ट्रॉपिकल जोन्स में हमारा क्या बोल रहा है कि जो ईस्ट वेस्टर्न पोर्शन है वो ज़्यादा वार्मर रहता है एज कंपेयर टू द ईस्टर्न सेक्शन। स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करते हैं तो इन द टेम्परेट जोन द वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन। ठीक है, अब थोड़ा सा उल्टी बात कर दी है उन्होंने, रिवर्स क्वेश्चंस बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि भाई अगर हम ट्रॉपिकल जोन में हैं तो ट्रॉपिकल जोन में क्या बोल रहा है कि हमारा जो वेस्टर्न पोर्शन होगा वो वार्मर होगा और जो हमारा वेस्टर्न पोर्शन होगा वो हमारा वार्म होगा और जो ईस्टर्न पोर्शन होगा वो हमारा कंपेरेटिवली कोल्ड होगा इसके कंपेरेटिवली। और यही चीज़ अगर हम टेम्परेट में चले जाएं तो ईस्टर्न पोर्शन जो होगा वो वार्म होगा और वेस्टर्न पोर्शन जो होगा वो कोल्ड होगा। ऐसा ही होगा, ठीक है। अब अगेन इसको भी अगर आपको बहुत आइडिया नहीं है कि भाई कैसा क्या होगा तो ना ढूंढो। हमने ओशन करंट्स पढ़े हैं। हमने जब ओशन करंट पढ़े थे तो ओशन करंट में ट्रॉपिक्स के पास कोई करंट ढूंढिए और टेम्परेट के पास कोई करंट ढूंढिए। और जब आप टेम्परेट और ट्रॉपिक्स के पास कोई करंट ढूंढेंगे, अगर आपको लॉजिक नहीं भी पता है, ट्रेड विंड्स का लॉजिक नहीं भी पता है, तो हम इसको ना दूसरी तरीके से सॉल्व करते हैं। हम ना वो ओशन करंट देखते हैं और ओशन करंट के बेसिस पर आइडेंटिफाई करते हैं कि ईस्टर्न पोर्शन ज़्यादा वार्मर है कि वेस्टर्न पोर्शन ज़्यादा वार्मर है। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो अगर हम ट्रॉपिक्स की बात करते हैं तो ट्रॉपिक्स में वेस्टर्न पोर्शन ज़्यादा वार्मर होता है एज कंपेयर टू ईस्टर्न पोर्शन। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, और अगर हम टेम्परेट जोन की बात करते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है, मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। मतलब आंसर हमारा क्या बनेगा, सी। आप समझ रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि हमें हर क्वेश्चन को पता हो, हम लॉजिक को अप्लाई करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ हमें थोड़ी सी अपने केस में ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, बायोजियोकेमिकल साइकिल हमने एनवायरनमेंट में पढ़ी है। ये सारी बायोजियोकेमिकल साइकिल हमने एनवायरनमेंट में पढ़ी हैं। फिर आप बोलोगे सर इसको हम ज्योग्राफी में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पूछा है वेदरिंग ऑफ रॉक्स इन द मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन टू एंटर द साइकिल, रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स जो है वो इनमें से कौन सी साइकिल बायोजियोकेमिकल साइकिल में एक मेन सोर्स है। ऑप्शन ए है कार्बन साइकिल, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन साइकिल, ऑप्शन सी है फॉस्फोरस साइकिल, ऑप्शन डी है सल्फर साइकिल। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा ऐसा सेक्शन है जो साइकिल है जो मेजरली हमारे लिए अभी ऐसा काम कर रही है। जल्दी से बताओ भाई, कौन सा सेक्शन है। हाँ जी बताएं, कमेंट करके बताइए कौन सा ऐसा सेक्शन है जो साइकिल है। देखो एक चीज़, कार्बन साइकिल तो हमारी गैसियस साइकिल हो गई, तो क्योंकि ये गैसियस हो गई तो कार्बन साइकिल तो हमारी ऑप्शन हो नहीं सकती। भाई वेदरिंग जो है वो रॉक्स में होती है, वेदरिंग हमारी गैस में नहीं होती, तो हमारा ऑप्शन ए तो नहीं होगा। अगेन ऑप्शन बी जो है वो हमारा ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि नाइट्रोजन हमारी कैसी हो गई, नाइट्रोजन फिर से हमारी एक गैसियस साइकिल हो गई। अब बचा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। यहाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि सल्फर होगा कि फॉस्फोरस होगा। तो याद ये रखना है कि यहाँ पर अगर हम वेदरिंग की बात करते हैं तो जो फॉस्फोरस या फॉस्फेट है उसकी मेजरली वेदरिंग होती है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया है। अब हमको करना क्या है, फिर से मैंने आपको बताया कि यूपीएससी क्या करता है, अपने क्वेश्चंस के टॉपिक्स को रिपीट करता है।
तो हमारे लिए ये बायो जियोकेमिकल साइकिल क्या है ये पता होना चाहिए। ये कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, ये कैसे प्रोसेस होती है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए। मेजरली ये हमारे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, आगे देखें। अगर आपको कोई टॉपिक लगे कि हाँ सर ये टॉपिक आप मुझे डिस्कस कर दीजिए, तो हम वो भी करते हैं आपके लिए, वो डिस्कस कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन नेचर विच आर द फॉलोइंग is are most likely to be found surviving on the surface without soil। ठीक है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा। अगर आपको ये आता होगा, डायरेक्ट पढ़ा होगा, तो आपको ये मिलेगा। ये आपको 12th क्लास की जो बायोलॉजी की में इन्वायरमेंट दिया है ये वहाँ मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा ऐसे स्पीशीज हैं जो विदाउट सॉइल सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है हमारा पहला हुआ फर्न, दूसरा हुआ लाइकन्स, तीसरा हुआ मॉसेस और चौथा हुआ मशरूम। सही आंसर क्या होगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जल्दी से। व्हाट शुड बी द राइट आंसर, क्या सही आंसर होना चाहिए। हाँ जी, देखिए थोड़ा सा लिंक करते हैं बाकी चीज़ों से और लिंक करके समझते हैं। हमने इन्वायरमेंट में एक टॉपिक पढ़ा होगा जहाँ पर हमने सक्सेशन पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं पता। अगर एग्जैक्टली पता हो तो वेल एंड गुड है भाई, तो हमारे लिए कोई इशू ही नहीं है, तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। लेकिन अगर हमें नहीं पता है तो हम उसको कैसे लिंक करेंगे, ये हमारे लिए थोड़ा कंसर्न है। ठीक है, हमने सक्सेशन पढ़ा होगा, हमने वहाँ पर प्राइमरी सक्सेशन पढ़ा, हमने सेकेंडरी सक्सेशन पढ़ा, हमने क्लाइमेक्स सक्सेशन पढ़ा। प्राइमरी सक्सेशन क्या था कि जब सरफेस पर, अर्थ पर कुछ भी नहीं था, सॉइल भी नहीं थी, तो उस वक्त वहाँ पर क्या डेवलप होना शुरू हुआ। तो सबसे पहले क्या डेवलप होना शुरू हुआ, बात वहीं से शुरू होगी। तो आपको पता होगा या आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि मॉसेस जो थे वो सबसे पहले डेवलप हुए, उसके बाद क्या डेवलप हुआ, लाइकन्स। ठीक है, मॉसेस और लाइकन्स डेवलप हुए, क्योंकि मॉसेस और लाइकन सबसे पहले डेवलप हुए जब सॉइल नहीं थी। ये देखो अब हमने कहीं से लिंक किया है, तो हमने इसको इन्वायरमेंट से लिंक करके लेके आए हैं, और इन्वायरमेंट से लिंक करके हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये करेंगे भाई क्या चीज़ पहले डेवलप हुई। तो मॉसेस और लाइकन्स डेवलप हुए जब सॉइल नहीं थी, तो ये दोनों चीज़ें तो हमारे ऑप्शन में होंगी। ठीक है, अब रही मशरूम की बात, तो हमें लगता है कि मशरूम सॉइल पर नहीं होता, मशरूम सॉइल पर ही होगा। सॉइल की नीड होगी उसको, वो सॉइल बेड डिफरेंट टाइप का हो सकता है, बट वो सॉइल होगा। तो ऑप्शन में 2 और 3 चाहिए। ठीक है, 2 और 3 तो चाहिए। अब देखो फिर से, मशरूम और फर्न के बारे में बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन ये आइडिया है कि लाइकन्स और मॉसेस जो हैं ये हमारे बिना सॉइल के हो जाते हैं, क्योंकि हमने प्राइमरी सक्सेशन में पढ़ा था कि मॉसेस और लाइकन्स ही डेवलप हुए थे, इसके बाद सॉइल का डेवलपमेंट शुरू हुआ था। अब ढूंढो आंसर में 2 और 3 कहाँ है। ए में तो 2 और 3 है नहीं, तो ये आंसर होगा नहीं। बी में 2 है, 3 नहीं है, लेकिन सबसे पहले तो मॉसेस आए थे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डी में भी 2 और 3 नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगर अब आपको कंफ्यूजन है भी कि मशरूम के लिए सॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो हमारे पास ऐसे ऑप्शन ही नहीं है जहां पर हमें मशरूम, मॉसेस और लाइकन्स एक साथ मिल जाए। आप समझ रहे हो, यूपीएससी सिर्फ चाह ये रहा है कि आप कैसे चीज़ों को इंटरलिंक कर सकते हो। तो वाइल स्टडिंग द सिलेबस, तो लिंकिंग सीख लो तो चीज़ें आधे से ज़्यादा सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म, ठीक है, सोलर फ्लेयर्स जो है, रीचेस द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द अर्थ। भाई जब सोलर फ्लेयर्स होती हैं, जो सोलर फ्लेयर्स अर्थ तक पहुंचती हैं, तो इनमें से कौन से पॉसिबल इफेक्ट हो सकते हैं सोलर फ्लेयर्स के। ठीक है ना, ऑप्शन 1 देखते हैं, जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम कुड बी फेल। जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम फेल हो सकता है। सुनामी कुड अकर एट द इक्वेटोरियल रीजन, सुनामी आ सकती है इक्वेटोरियल रीजन पे। पावर ग्रिड कुड बी डैमेज, पावर ग्रिड डैमेज हो सकता है। इंटेंस ऑरोरास कुड अकर ओवर मच ऑफ द अर्थ, ये भी हो सकता है क्या। फॉरेस्ट फायर कुड टेक प्लेस
over much of the planets, orbits of the satellite could be disturbed, short waves radio communication of the aircraft flying over polar region could be interrupted. बताइए भाई कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इनमें से कौन से ऑप्शन हैं जो वो हो सकते हैं. करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? अगेन अगर हम इसको सारे पॉइंट्स नहीं भी पता हैं, ठीक है, अगर हमको सारे पॉइंट्स नहीं भी पता हैं तो एलिमिनेट करने की कोशिश करो. एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे तो फिर भी आंसर बन जाएगा. ठीक है, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं. चलिए एलिमिनेट करके बात करते हैं कि भाई एलिमिनेट करने पर क्या होगा. एक मिनट रुक जाइए, इसके ऑप्शन शायद कट रहे हैं. अभी दिख रहा है पूरा. ठीक है, चलिए देखिए पहली चीज हम ढूंढते हैं जो हमें पता है ना. हमें पता है कि सुनामी कुड अकर एट द इक्वेटोरियल रीजन. अब ढूंढो सुनामी का रीजन मेजरली क्या होता है. सुनामी कब आती है? जब अर्थक्वेक्स आते हैं तब सुनामी आती है. अब अर्थक्वेक्स और सोलर फ्लेयर्स का कोई लिंक हो सकता है? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होगा ना कि सोलर फ्लेयर्स हो रहे हैं तो अर्थक्वेक आएगा. मतलब अर्थक्वेक और सोलर फ्लेयर्स का कोई लिंक नहीं है. क्योंकि अर्थक्वेक और सोलर फ्लेयर्स का कोई लिंक नहीं है तो हमारा स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. पहली चीज. ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें कि हमें और नहीं पता है, हमें और में डाउट्स हैं, लेकिन जो हमें कंफर्म है हम वहां से ढूंढ रहे हैं. जो फॉरेस्ट फायर है ये इसलिए प्लैनेट पर होगी कि सोलर फ्लेयर्स आ गए. भाई सोलर फ्लेयर्स मैक्सिमम टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं बट फॉरेस्ट फायर के कारण नहीं होगा. मतलब हमारा ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता. तो हमने ना ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ऑप्शन स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 5 हमारा नहीं होगा. अब ढूंढो स्टेटमेंट 2 और 5 ए में दिया है, मतलब ए हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता. ये हमें क्लियर हो गया. 2 और 5 बी में भी दिया है, ये भी नहीं हो सकता. डी में भी दिया है, ये भी नहीं हो सकता. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी. ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया. अब इस बेसिस पर अगर हम बात करें तो जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम कुड बी फेल. भाई सोलर फ्लेयर्स हो रहे हैं तो सोलर फ्लेयर्स क्या करेंगे? हमारे जीपीएस या नेविगेशन सिस्टम को फेल कर सकते हैं. अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो पावर ग्रिड कुड बी डैमेज. पावर ग्रिड डैमेज हो सकती है. इंटेंस ऑरा कुड अकर ओवर मच ऑफ द अर्थ, ये भी हो सकता है. ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट कुड बी डिस्टर्ब, ये भी हो सकता है. Yes sir, short wave radio communication of the aircraft flying over the polar region could be interrupted, ये भी हो सकता है. ठीक है, देखिए अगेन फिर से मैं वही समझा रहा हूँ आपको कि आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है कि सर ये क्वेश्चन तो हमें बनता ही नहीं था. इस क्वेश्चन में आधी से ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं पता थी, लेकिन फिर भी हम इसको क्वेश्चन को करके ले गए क्योंकि हमें जो पॉइंट पता थे वो हमारे लिए श्योर थे. तो जब आप PYQs लगा रहे हो या जब आप मॉक पेपर सॉल्व कर रहे हो तो सिर्फ रेंडमली किसी भी क्वेश्चन को अटेंड नहीं करना है. उसमें थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग लगाना है. गेसिंग हमें करनी ही पड़ेगी बट गेसिंग हमारी लॉजिकल गेसिंग होनी चाहिए. ये चीज़ हमें याद रखनी है. ठीक है, चलिए हम अपना अगला सवाल देखते हैं. Which of the following lakes of West Africa has become dry and turned into desert? Again, आपको लगेगा कि सर ये तो कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये तो कैसा भी क्वेश्चन है, ये तो हमारे नोट्स में भी नहीं था. क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा हमारा करंट अफेयर का था. ठीक है, जिस साल ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, उस साल ये न्यूज़ में रहा है. तो न्यूज़ में रहा है, पेपर में इसको न्यूज़ को कवर किया गया था, रेगुलर बेसिस पर कवर किया गया था कि कैसे हमें जो हमारी लेक्स हैं वो ड्राई हो रही हैं. तो ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है जो हमारा न्यूज़ से कवर होगा. इसका आंसर है लेक फैग्यूबाइन. ठीक है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा करंट अफेयर से था. इसमें कोई लॉजिक नहीं लग सकता. अगर आपने पढ़ा होगा, आपने कहीं सुना होगा तो फिर ये आपको बनेगा, नहीं तो इसको छोड़ना बेहतर है. ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चंस में कोई गेसिंग नहीं करनी है. कुछ क्वेश्चंस छोड़ने वाले ही होते हैं, जैसे हमारा ये क्वेश्चन था. ठीक है ना,
तो इसको याद तो कर ही लेना है एटलीस्ट, ताकि हमें ये रहे कि अगर रिपीट हो जाए क्वेश्चन तो हमारा क्वेश्चन एटलीस्ट गलत ना हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द टर्म लेवेंट ऑफन हर्ड इन द न्यूज, अगेन ऑफन हर्ड इन द न्यूज का मतलब ये क्वेश्चन हमारा कैसे हो गया, करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। मैंने आपको शुरू में बोला था कि यूपीएससी कैसे सवाल पूछ रही है, यूपीएससी करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी बना रही है, और ज्योग्राफी में भी करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से मिलेंगे कि वन वर्ड है ये ऑफन न्यूज में रहा है, क्योंकि ये न्यूज में रहा है तो भाई बताओ कि क्या है ये, ठीक है। करस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, किस रीजन से था, ठीक है। ये डायरेक्ट आंसर है, इसका आंसर याद रखिएगा, रीजन अलोंग द ईस्ट मेडिटेरियन शोर्स, ठीक है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग सकता, ये आपको पता होना ही चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं हमारा। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर इन द, अगेन देखो मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि हमें लगता है कि वो 6th 7th 8th क्लास की एनसीईआरटी से क्या आता है, ठीक है। बहुत सारे लोग और रिकमेंड करते हैं कि नहीं 6th 7th 8th क्लास की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए, बट बेटा यूपीएससी के केस में अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो उस केस में आपको सारी एनसीईआरटीज़ को ही थॉरोली पढ़ना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, दो ये 11th और 12th की एनसीईआरटी में भी मिलेगा, बस 6th क्लास 7th क्लास की एनसीईआरटी में ये डायरेक्टली लिखा हुआ है कि भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का लॉन्गेस्ट डे नॉर्मली किस दिन अकर होता है, ठीक है। चलो मुझे इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए पहले। ये तो बहुत सिंपल आंसर है, ये तो मुझे लगता है कि आपको पता होना ही चाहिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। बताओ भाई इसका सही आंसर क्या होगा। अच्छा डेट ही बता दो, सही डेट क्या है, ठीक है। सही डेट तो हमारी 21 जून है, जो हमें पता ही है। इसका सही आंसर है बी। इससे इजी सवाल तो शायद आई गेस हमें मिलेगा भी नहीं, यूपीएससी इससे इजी सवाल नहीं पूछ सकता, ठीक है। ये बहुत ही इजी था। चलिए आगे देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। पहले इन स्टेटमेंट को कंसीडर करो। हाई क्लाउड्स प्राइमरी रिफ्लेक्ट द सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ। लो क्लाउड्स हैव द हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस दस कॉजिंग द वार्मिंग इम्पैक्ट, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट ठीक है इसमें, देखिए बात करते हैं। जो हाई क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, और इसीलिए ये कोई भी सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करते। क्योंकि ये सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करते तो ये अर्थ को सरफेस को कूल डाउन करने का काम भी नहीं करेंगे। ये हमने जब क्लाइमेटोलॉजी डिस्कस किया होगा तो हमने देखा था वहाँ पर कि जो हाई क्लाउड्स होते हैं उन हाई क्लाउड्स का रिफ्लेक्शन रेट कम होता है और ये अर्थ को सरफेस को कूल डाउन करने में मदद नहीं करते। मतलब स्टेटमेंट 1 हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ठीक है। Low clouds have a high absorption of the infrared radiation emitting from the Earth's surface and thus causing the warming impact. Again, सरफेस का वार्मिंग इम्पैक्ट अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो नहीं होगा। स्टेटमेंट 2 भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डी, नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं हमारा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। पहले हाउ मेनी ऑफ द अबव आर डेसिडियस फॉरेस्ट, इनमें से कौन सा डेसिडियस ट्रीज हैं, ठीक है। डेसिडियस ट्रीज क्या होते हैं, हम एक बार जब हमने वेजिटेशन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है कि डेसिडियस फॉरेस्ट एक पर्टिकुलर सीजन में अपनी लीव्स को क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में अपनी लीव्स को शेड नहीं करते, ठीक है। इसीलिए दे मेंटेन द ग्रीनरी थ्रू आउट द ईयर। अब हमें ये तो पता है कि महुआ और टीक जो है वो हमारे क्या हैं, वो हमारे डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, क्योंकि हमने जब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, ट्रॉपिकल वेट डेसिडियस फॉरेस्ट हम डिस्कस कर रहे थे तो महुआ और टीक तो हमें मिल जाता है, ठीक है। अब जैक फ्रूट के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता है, ठीक है। तो अगर हमने ना लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज के, तो वहाँ एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जैक फ्रूट जो होता है वो एक एवरग्रीन फॉरेस्ट है।
ये क्वेश्चन वहां से बनता तो उस बेसिस पर ये हमारा आंसर नहीं होता, यहाँ पे आंसर बनेगा ओनली 2। ठीक है, तो बी सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन को ठीक कर लीजिएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं हम। विद रेफरेंस टू द अर्थ एटमॉस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए हमारा बोलता है द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स ऑफ दैट रिसीव्ड एट द पोल्स। ऑप्शन बी बोलता है इंफ्रारेड रेज constitute roughly 2/3 of the insolation. Infrared waves are largely absorbed by the water vapor that is concentrated in the lower atmosphere. और डी होता है infrared waves are the part of visible spectrum of the electromagnetic waves of the solar radiation. बताएं भाई, कमेंट करके मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखो इसका सही आंसर है सी। ठीक है, जो इंफ्रारेड वेव्स है ना, दे आर लार्जली एब्जॉर्ब बाय द वाटर वेपर दैट इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर, और यही हमारे टेम्परेचर को इंक्रीज करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, आज हम सिर्फ ये 15 क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप इस टेलीग्राम चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा और ये पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड करके एक बार इससे ओवरथ्रू हो जाइएगा। ठीक है, जिस टॉपिक पर आपको लगता है कि भाई हाँ ये टॉपिक हमें थोड़ा और डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है तो सर इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ा दीजिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि भाई हाँ इसको और डिटेल में पढ़ाना है, तो मैं इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ा दूंगा आपको। वन थिंग, ठीक है। सेकेंड, क्वेश्चंस को हमारे साथ ही सॉल्व करते चलिए। जहाँ लग रहा है कि इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाएगा, कि देखो आज हमने पढ़ा तो हमने जब देखा आज कि हर क्वेश्चन का जवाब हमें नहीं पता था, लेकिन हम थोड़ा सा गेसिंग, थोड़ा सा लॉजिक लगाकर यूपीएससी के क्वेश्चंस को इजीली क्रैक कर सकते हैं। अगेन, हर क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है। आज हमने वो भी देखा कि जैसे हमारे पास 11 था, हमें ज़रूरत नहीं था, हमें उसको सॉल्व नहीं करना था क्योंकि हमने करंट में पढ़ा ही नहीं था। तो क्योंकि जब हमने पढ़ा ही नहीं था तो हमें वो कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी आने चाहिए। कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व करना है, ये काम करने के लिए ना हमको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। तो जब आप मॉक सॉल्व कर रहे हो तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और क्लास या हमारे साथ जुड़ के ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर PYQ सॉल्व करिए। जहाँ डाउट हो मुझे बताइए, हम उन टॉपिक्स को दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही यहीं ख़त्म करते हैं। इस चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को स्प्रेड करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाएँ या और बेनिफिट गेन कर पाएँ। आज के लिए थैंक यू।